वेलकम बैक इन करिंग बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो प्राइमेट फीमेल के अंदर देखा जाता है, सिर्फ प्राइमेट में ही। इसी तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल जब नॉन प्राइमेट में होता है तो उसे हम लोग एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो जब ये साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल प्राइमेट फीमेल में यानी मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स में होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया होगा। ये मैंने ह्यूमन फीमेल का यूटेरस का डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया है। यूटेरस के इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूटेरस के इनर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो जो मैं अभी रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ ये जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है इसके अंदर ही चेंजेस आता रहता है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स के कारण। ठीक है, क्या चेंजेस आता है एंडोमेट्रियम के अंदर? तो ये एंडोमेट्रियम हार्मोनल चेंजेस की वजह से लगातार बनता और टूटता रहता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल के अंदर होता है तो ये एंडोमेट्रियम इसी तरह से रहेगा यूट्रस के अंदर, ताकि जो जाइगोट बना है, जो जिस जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो इजिली यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो सके और वहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वैसे केस में ये एंडोमेट्रियम टूट जाता है और टूटने के बाद बॉडी से बाहर आने लगता है। ये इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग प्राइमेट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर तभी स्टार्ट होता है जब कोई फीमेल प्यूबर्टी रीच करती है। ठीक है, यानी जब कोई फीमेल 13 से 14 की एज में आ जाती है, प्यूबर्टी रीच कर जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और उस फर्स्ट मेंसेस को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, ये पर मंथ 28 to 29 डेज का होगा और फिर नेक्स्ट मंथ इस चीज को रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन जब कोई फीमेल 50 इयर्स की हो जाती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है ये रुक जाता है और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म है कि अगर प्यूबर्टी रीच करने पर फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंसेस हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेनार्की, और 50 की एज में जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये जो 28 to 29 डेज का जो ये साइकिल है, इस साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं वो मैं आपको एक डायग्राम से पहले समझाने का कोशिश करता हूं, आप इसे अच्छे से समझें। इस 28 दिन के साइकिल को बेसिकली 3 फेज में क्लासिफाइड किया जाता है: प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसका ड्यूरेशन 28 to 29 डेज होता है उसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, उस 28 डेज के साइकिल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं 3 फेजेस में। प्री ओवुलेटरी फेज जो फर्स्ट डे से 13 डेज तक का होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से 13वें दिन तक का होगा। दूसरा फेज ओवुलेटरी फेज जो 14वें दिन का होगा, सिर्फ 14वें दिन, ओके, 14th डेज। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो 15वें दिन से 28वें दिनों तक का होता है। तो इस तीनों फेज में, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। प्री ओवुलेटरी फेज का ड्यूरेशन क्या था, मैंने अभी आपको बताया 1 से 13 दिन। तो ये 1 से 13 दिन का जो पहला फेज है उसे हम लोग कहेंगे प्री ओवुलेटरी फेज। और इस 1 से 13 दिन के प्री ओवुलेटरी फेज को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया गया 2 फेज में। पहला 3 से 5 दिन का फेज जो हम लोग यहां देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और फिर 6 से
जो 13वें दिन तक का होता है उसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज। यानी प्रोलिफरेटिव फेज को भी प्री ओवुलेटरी फेज को भी दो फेजेस में क्लासिफाइड किया जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्टिंग का 3 से 5 डेज और फॉलिकुलर फेज जो 6 से 13 दिनों तक का होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो शुरुआती 3 से 5 दिनों तक क्या होता है, यही बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि जो शुरुआत का 3 से 5 दिन होता है इस दौरान ये एंडोमेट्रियम टूट जाता है। इस तरह से ये मैंने एंडोमेट्रियम को तोड़ दिया, ये एंडोमेट्रियम टूट जाता है और टूटने के बाद ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आने लगता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या इसे ब्लीडिंग फेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस फेज के अंदर ब्लीडिंग होती है। एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आता रहता है, लेकिन ये ऐसा कब तक होगा, सिर्फ शुरुआत के 3 से 5 दिनों तक। ठीक है, फिर 6ठे दिन से 13वें दिन तक का जो फेज होगा इसे हम लोग कहेंगे फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, और इस फॉलिक्यूलर फेज के अंदर LH और FSH दोनों ही तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी से। राइट, इस फॉलिक्यूलर फेज में एंटेरियर पिट्यूटरी से दोनों ही तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, LH और FSH। FSH का काम होता है इस फेज के अंदर 6 से 13वें दिन के अंदर FSH का काम होता है ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करना। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये रेस्पॉन्सिबल होता है ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए। यानी 6 से 13वें दिन तक क्या रहा है, क्या घटनाएं घट रही है फीमेल के बॉडी में, तो 6 से 13वें दिन तक FSH की वजह से ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, और उस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी यहां पे जो एंडोमेट्रियम था वो दोबारा से जनरेट करता है, किस हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि ये जो 6 से 13 दिन तक का फेज है फॉलिक्यूलर फेज, इस दौरान LH और FSH दोनों सिक्रीट करता है। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और उसी फॉलिकल से एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन, और उस एस्ट्रोजन के वजह से ही यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट करता है, दोबारा से बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फेज कंप्लीट होता है। और इस फेज के दौरान क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम टूटा था मेंस्ट्रुअल फेज में, तो एंडोमेट्रियम टूट के बॉडी से बाहर आ गया था, वो एंडोमेट्रियम FSH के वजह से इस फॉलिक्यूलर फेज में यानी 13वें दिन तक बन के कंप्लीट हो जाता है। राइट, तो ये हम लोग का फर्स्ट फेज था, प्री ओवुलेटरी फेज। अब हम लोग अपने सेकेंड फेज की तरफ आते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड फेज कहलाता है ओवुलेटरी फेज। क्या कहलाएगा, ओवुलेटरी फेज। ये 14वें दिन का होता है, यानी 13वें दिन जब फॉलिक्यूलर फेज खत्म हो जाता है उसके बाद LH के इफेक्ट की वजह से, आपने ओजेनेसिस में भी इस चीज को पढ़ा था, काफी बेसिक पॉइंट है, LH के इफेक्ट की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है, टूट जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल के टूटने की वजह से ओवम रिलीज होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो यानी ओवरी से ओवम के जो निकलने का प्रोसेस है, यानी ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में होगा, 14वें दिन में होगा। ठीक है, ओवुलेशन का प्रोसेस कब होता है, 14वें दिन में होता है। किस हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, LH के प्रेजेंस में होता है। और इससे क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि ओवुलेटरी फेज में यानी कि मिड साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के या 14वें दिन कौन से हार्मोन का लेवल हाई होता है, तो LH का। वैसे FSH और LH दोनों ही पिक लेवल पर होते हैं, लेकिन ओवुलेशन में मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस तरह से ओवुलेटरी फेज यानी कि दूसरे फेज में ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, ओवरी से रिलीज हो गया। अब अगर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो वैसे कंडीशन में एंडोमेट्रियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट को डेवलप करने के लिए, इम्प्लांट होने के लिए यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम चाहिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी इस एंडोमेट्रियम की जरूरत पड़ेगी, और अगर नहीं होगा तो फिर एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करता हूं कि क्या हुआ, ओवुलेशन क्या होता है, क्या है। तो जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी से, उसके बाद जो बचे हुए फॉलिकल्स होते हैं, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, वो फॉर्म करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर।
यानी ग्राफियन फॉलिकल्स का ही रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट बदल जाएगा किस चीज में, कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। और वो कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन काफी जरूरी होता है एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए, यूटेरस के प्रिपेयर होने के लिए, ताकि एक फीमेल प्रेगनेंसी अचीव कर सके, राइट। अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा ओवुलेशन के बाद, जब हम लोग पोस्ट ओवुलेटरी फेज में आते हैं, तो इस दौरान, तो मैंने आपको बताया कि इस दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स जो है उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो कॉर्पस लुटियम में चेंज हो जाते हैं इस फेज में, और उस कॉर्पस लुटियम से निकलने लगता है प्रोजेस्टेरॉन, और वो प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है एंडोमेट्रियम के लिए, ओके। और उस प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम लगभग 5 mm तक थिक हो जाता, मोटा हो जाता है, और ये काफी है जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए। यानी प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से ये यूटेरस एंडोमेट्रियम इतना प्रिपेयर है कि फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर जाइगोट इजिली आके इस एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट हो सकता है, राइट। अब यहां पे दो ही सिचुएशन बचता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, कि कॉर्पस लुटियम बन गया, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन हो गया, एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर हो चुका है, अब सिर्फ जरूरत है तो फर्टिलाइजेशन होने की, ठीक है। तो अपने पास अब दो केसेस है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जाइगोट बनेगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट इंप्लांट हो जाएगा यहां, ठीक है। तो साइकिल रीअकर नहीं करेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में जितना सारा मैनेजमेंट हुआ ये साइकिल्स के दौरान, जो भी मैनेजमेंट हुआ, ये सारा मैनेजमेंट इसी तरह से रहेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट हुआ ही इसलिए था ताकि अगर जाइगोट आए, फर्टिलाइजेशन हो, तो उसे एक सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल सके यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए था, जाइगोट के लिए। जाइगोट कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन आप एक अलग व्यू से सोचें कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वैसे केस में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। आप सब लोग जानते हैं, बेसिक पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट तो बनेगा नहीं, और जाइगोट बनेगा नहीं तो ये जो मैनेजमेंट मैंने किया था, ये जो सारा अरेंजमेंट यहाँ हो रहा है, ये अरेंजमेंट किसके लिए था, जाइगोट के लिए। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए जाइगोट तो बना नहीं, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो ऐसे केसेस में अगर जाइगोट नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करके यूटेरस को प्रिपेयर किया था, वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम टूटने लगता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के टूटने के वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये साइकिल एंड की तरफ बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी लो हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के घटने की वजह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है नेट में पहले, ओके। मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन था। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के लो होने के वजह से ही ये एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, ठीक है, और टूटकर ब्लड के साथ फिर बॉडी से बाहर आने लगता है। यानी इस पॉइंट पर आते आते प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम लो हो जाता है, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, और फिर ब्लीडिंग के साथ एक नए साइकिल की शुरुआत होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, और ब्लीडिंग फेज के साथ एक नए साइकिल की शुरुआत होती है, और फिर सेम इवेंट, वही सारी घटनाएं फिर से रिपीट होती है, ठीक है। ये सारे इवेंट चूंकि एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, एक साइकिल की तरह रिपीट होते रहते हैं फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, समराइज कर दूं कि इसमें मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या आपको बताया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट के फीमेल में। प्राइमेट के फीमेल में कहा, तो प्राइमेट के फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कंटिन्यूअस चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या चेंजेस आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो एंडोमेट्रियम है वही लगातार बनता और टूटता रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, तो जब कोई फीमेल प्यूबर्टी रीच कर जाती है तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। फीमेल में जब फर्स्ट मेंसेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम होता है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने ड्यूरेशन बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 और 29 डेज का होता है। उसके बाद मैंने बताया कि जब कोई फीमेल 50 इयर्स की हो जाती है तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज।
जो कई तरह के हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस हुए, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मैंने आपको क्या बताया था, 28 से 29 दिन। तो इस 28 दिन के साइकिल में, इस 28 दिन के चक्र में जो पहला 1 से 13 दिन है, उस पहले 1 से 13 दिन को हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। ठीक है, प्री मतलब पहले, ओवुलेटरी का सेंस है यहां ओवुलेशन से। और अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जो ओवुलेशन का प्रोसेस है, ओवरी से ओवम के निकलने का प्रोसेस है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। तो ओवुलेशन से पहले यानी 14वां दिन से पहले जो भी डेज हैं 1 से 13, उसे हम लोग कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। इस 1 से 13 दिन के फेजेस को यानी प्री ओवुलेटरी फेज को हम लोगों ने 2 फेज में क्लासिफाइड किया, मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज पहले 3 से 5 दिनों का होता है और इस पहले 3 से 5 दिनों में जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरस का जो इनर लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, वो टूटता है और ब्लड के साथ वजाइना के थ्रू बॉडी से कंटिन्यूअस पास होता रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि 6 से 13 दिन, 5 दिन तक तो आपका मेंस्ट्रुअल फेज चला या आप उसे ब्लीडिंग फेज कह सकते हैं। फिर 6 से 13 दिन का जो फेज होता है, वो जो ड्यूरेशन होता है, उसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। और इस दौरान एंटेरियर पिट्यूटरी से यानी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अगले भाग से, एंटेरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम लोग कहते हैं LH और FSH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ ही साथ एस्ट्रोजन के सेक्रेशन में हेल्प करता है, यानी एस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाता है। और ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के रीजनरेशन में हेल्प करता है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम टूट गया था, यूटेरस का ये जो एंडोमेट्रियम टूट गया था, वो एस्ट्रोजन की वजह से वापस क्या होता है, रीजनरेट होता है, फिर से बन जाता है। ठीक है, तो 13वें दिन तक ये आपका प्री ओवुलेटरी फेज खत्म हो चुका था। इतने दिनों में हुआ क्या, इतने दिनों में पहले तो एंडोमेट्रियम टूट के बॉडी से बाहर आ गया, उसके बाद हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से, FSH के इफेक्ट की वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ और एस्ट्रोजन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम टूटा था मेंस्ट्रुअल फेज में, वो फिर से रीजनरेट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेकंड फेज, ओवुलेटरी फेज, जो 14वें दिन का होता है। इस फेज में LH और FSH दोनों ही अपने पिक लेवल पर होते हैं। ठीक है, और LH के इफेक्ट की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, ठीक है, वो टूट जाता है, उसका जो लेयर होता है, उसका जो वॉल होता है, वो डैमेज होता है, टूट जाता है, जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ओवम के ये जो रिलीजिंग का प्रोसेस है, ओवम के जो निकलने का प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, ये ओवुलेशन किसके इफेक्ट से होगा, LH के इफेक्ट से होगा। ओके, अब फाइनल फेज, लास्ट फेज है हमारा पोस्ट ओवुलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज, और इसे हम कह सकते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ये फेज कब से कब तक होगा, तो 14वें दिन तो आपका ओवुलेटरी फेज था यानी ओवुलेशन हुआ, तो 15वें दिन से लेके 28वें दिनों तक का जो फेज होता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, यानी ओवुलेशन के बाद का फेज। इसे ही आप सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज कह सकते हैं। तो होता क्या है इस फेज के अंदर, ये जो 15वें दिन से 28 दिन का फेज है, 13 दिनों का फेज, यहां से यहां तक, इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ रप्चर्ड हुआ था, उसके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, वो बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, राइट। और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहां पे मिस है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, और वो प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, किस चीज के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही जरूरी होता है एंडोमेट्रियम के प्रिपरेशन के लिए, यूटेरस के प्रिपरेशन के लिए, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो तो इम्प्लांटेशन हो सकता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद जब यूटेरस और एंडोमेट्रियम आपका कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 केसेस होते हैं इस फेज के अंदर, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है,
इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। रीजन सिंपल है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो यहाँ तो यूटेरस में जायगोट आ जाएगा और वह एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशंस में तो एंडोमेट्रियम टूटेगा नहीं, तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट कंडीशन हम लोग देखें, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था वो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, टूट जाता है, जिसका से प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कंटिन्यू लो होने लगता है और एंड में, इस फेज के एंड में, इस साइकिल के एंड तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जिसका से ये एंडोमेट्रियम टूटने लगता है और ब्लीडिंग के साथ फिर एक नई साइकिल की शुरुआत होती है। ठीक है, क्लियर है ये सारा पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट, हार्मोनल चेंजेस। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन किया है। पहला टर्म है, पहला डिसऑर्डर है यहाँ पे एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया हम लोग कब बोलते हैं कि जब किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो, मेंस्ट्रुएशन अकर ना करे, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एमेनोरिया। राइट, सेकेंड टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है डाइस्मेनोरिया। डाइस वर्ड का मतलब ही होता है पेन। ओके, तो डाइस्मेनोरिया मतलब क्या कि जब मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल में काफी पेनफुल होता है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइस्मेनोरिया। नेक्स्ट टर्म है हमारा ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मीन्स क्या कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस इरेगुलर है, राइट, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है हार्मोनल चेंजेस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो हार्मोन्स के लेवल का अप और डाउन है, कौन सा हार्मोन कब पिक लेवल पर होता है, कब किस हार्मोन का लेवल डाउन होता है, उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फाइन, थैंक यू।